स्टूडेंट्स एटॉमिक साइजेस को पढ़ेंगे। एटॉमिक साइजेस का मतलब है एटम का साइज। एटम का साइज क्या होता है कि एटम का न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक जो रेडियस है ना उसका डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी एटम अकेला मौजूद नहीं पाया जाता। नेचर में हर एटम बॉन्डेड है किसी ना किसी एटम के साथ। तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, तो हमने अगर इसको एटॉमिक साइज को पढ़ना है तो हमारे पास कौन से कंसेप्ट होने चाहिए जिसकी वजह से आप इजीली इसको समझ सकेंगे कि एटॉमिक साइजेस का अक्सर बच्चे बहुत रट्टा मारते हैं, लेकिन वो सारे एटॉमिक साइजेस, रेडियस और इसके जितने भी साइजेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? न्यूट्रल, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और हर एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर प्रोटॉन्स 2 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि जो न्यूक्लियस है ना ये एक एटम का सेंटर है। सेंटर मींस मर्कज है। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है फोर्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटम का जो शेप है वो एक स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड रहती है। ये जो जितना ज्यादा प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींचते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी वजह से इसके मिदार उतने ज्यादा कंसाइज और सही एक्यूरेटली मूव करते रहते हैं अराउंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अगर प्रोटॉन्स के अंदर ताकत नहीं होगी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करने की मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई किसी को खींच रहा है, किसी के एक इंसान है, एक ज्यादा हेल्दी है, वो किसी कमजोर इंसान को खींच रहा है, तो जो कमजोर इंसान है वो उसकी तरफ खींचा जाएगा। इसके बरक्स अगर ऐसा हो जाए कि एक कमजोर इंसान है, 2 कमजोर इंसान लगे हुए हैं, या एक कमजोर इंसान है किसी मोटे को खींच रहा है अपनी तरफ, तो वो तो नहीं ना उसको खींच सकता। तो इसी वजह से इससे ये कंसेप्ट है कि अगर कोई एक इंसान किसी स्ट्रॉन्गर इंसान जो है किसी वीकर को खींच रहा है, तो जो जिसकी मसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपनी तरफ खींच लेगा, या किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा। या फिर आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर दो लोग हैं, वो किसी एक इंसान को खींच रहे हैं, तो वो उसको आसानी से अपनी तरफ पुल कर देंगे, पुश कर देंगे। जबकि एक इंसान 2 को खींचने की कोशिश कर रहा हो तो नहीं ना कर पाएगा। यही बात है। मतलब कि अगर प्रोटॉन्स यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जकड़े रखेंगे, और वो जब जकड़े रखेंगे तो वो बाहर उनका डायमीटर बाहर की तरफ नहीं जाएगा, वो अंदर को आएगा, उनका साइज कम होगा, रेडियस डायमीटर कम होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन्स कम होंगे और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका साइज वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, साइज में जो एटम का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि एटम्स में हो क्या रहा है। अब हम एटॉमिक रेडियस को तरफ कहते हैं। रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स। मतलब कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और इनके दरमियान में अगर 75.4 पिकोमीटर डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 75.4 पिकोमीटर। तो अगर हमें एक एटम का निकालना हो, उसको आधा करेंगे ना, यहाँ से आधा करेंगे। आधा करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 37.7 पिकोमीटर, ठीक है। और इसका ट्रेंड मतलब कि इसका क्या रुझान है? जब हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में आते हैं, नीचे से या लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस।
देखते हैं। एटॉमिक रेडियस के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का चार्ट बना के देती हूँ, जिससे आपको ज़्यादा इजीली समझ जाएगा। एटॉमिक पूरा तो नहीं, लेकिन उसको थोड़ा ओवरव्यू। जैसे पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 8। मेरे साथ बनाएं। 1 इधर होता है 1A, फिर 2A जो है ना इसके नीचे होगा, क्योंकि 1A में इधर सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है। फिर यहाँ पे दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं, इसके रो में आएगा ये 3A, ठीक है? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, जबकि 8A जो है ना वो 1A के साथ ही आएगा इस साइड पे। क्यों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे इसी के मुकाबले में हीलियम है, और यहाँ पे लिथियम आएगा, फिर उसके बाद जितने भी आएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर ना पीरियड्स कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास पीरियड्स आ गए, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये जो पीरियड्स हैं और ये ग्रुप्स हैं। अब इन पीरियड्स और ग्रुप्स को हमने देखना है, उसके लिए हमने ये देखना है कि ये किस तरीके से अरेंज हुए हैं। देखिए, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, इस साइड से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स हैं, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है और इसके प्रोटॉन्स 1 है, ठीक है? 1 प्रोटॉन। हीलियम के 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम अगर देखें हाइड्रोजन और हीलियम का कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, और हीलियम का देखते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। आप देखें, और इसी के नीचे वाला लिथियम को मैं ड्रॉ करती हूँ। लिथियम में प्रोटॉन इज इक्वल टू 3 और इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3। अब देखो, मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों? इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि जब हम जाते हैं ना लेफ्ट से राइट, तो अज्यूम करें कि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। इतना याद रखें। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे, प्रोटॉन भी इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज तो होना ही है ना, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेजुअली डिक्रीज लेफ्ट राइट जाए या ऊपर से नीचे आए, इंक्रीज होना ही है। जो डिफरेंस आता है वो इधर आता है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते वक्त जो इलेक्ट्रॉन आता है ना, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो सेम ऑर्बिट में नहीं आ रहा, न्यू ऑर्बिट में आ रहा। एक नया मिदार आएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे हम लेफ्ट से राइट आएंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, लेकिन उसी ऑर्बिट में आएंगे। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं। एक क्लास में पहली रो में एक स्टूडेंट, टीचर ने तो सामने ही खड़े होना है ना, फ्रंट पे टीचर है और फर्स्ट रो में एक ही स्टूडेंट है, ठीक है? कुछ देर बाद उसी क्लास में 2 टीचर्स आ गए, टीचर्स की जगह उधर ही है सेंटर में, लेकिन स्टूडेंट्स भी फर्स्ट ही रो में आए। तो दो टीचर्स का 2 स्टूडेंट्स पर ज्यादा होल्ड होगा ना। लेकिन अगर हम ये देखें, आगे वाली रो में 2 ही स्टूडेंट है, टीचर्स 3 हो गए हैं और स्टूडेंट्स भी 3 ही हुए हैं, लेकिन थर्ड आने वाला स्टूडेंट फर्स्ट रो में नहीं है, बल्कि सेकंड रो में है। तो जो सेकंड होगा वो फर्स्ट वालों की वजह से थोड़ा सा डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे लास्ट वाले स्टूडेंट्स, दरमियान वाले स्टूडेंट की वजह से थोड़े से उनके ऊपर होल्ड और कंट्रोल कम होता है। पर इस वक्त इसके जो फर्स्ट वाला होता है उसकी ज्यादा एक्टिविटीज, उसके विस्पर्स वगैरह ज्यादा टीचर को नोटिस में आती है। तो यही बात होगी कि ऊपर से नीचे आते वक्त स्टूडेंट्स तो बड़े, इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े, लेकिन वो एंटर किस में हुए? अनदर रो में, अनदर ऑर्बिट में, जिसकी वजह से प्रोटॉन का उसके ऊपर होल्ड इतना ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दरमियान वाले पिछले ऑर्बिट्स की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो वो इतनी जोर से नहीं खेल सकेगा, जिसकी वजह से वो वाले न्यू आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो
थोड़े टाइट नहीं फ्रीली हो जाएंगे। लेकिन इसी रो में आहिस्ता आहिस्ता हम जाते जाएंगे तो लास्ट पे जाते हैं जब हम, तो ऐसा होता है आखिरी ये वाला ऑर्बिट फुल बढ़ जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 की जगह 8 आ जाते हैं। इधर टीचर भी समझे प्रोटॉन्स भी 8 हैं, तो क्यों कम हो, क्यों? क्योंकि एक ही रो में न्यू स्टूडेंट्स न्यू इलेक्ट्रॉन्स आते गए और टीचर्स का उन पर नजर और ज्यादा होती गई। तो उसी तरीके से ऑर्बिट पे प्रोटॉन्स का कंट्रोल ज्यादा हो गया और इसका साइज डिक्रीज हो गया। तो ओवरऑल